ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। फराज और शैलेंद्र बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फराज ने डरना कभी सीखा नहीं था और वहीं शैलेंद्र थोड़ा डर के दब के रहता था। दोनों साथ ही एक कमरा किराए पे लेकर रहते थे और जिस बिल्डिंग में रहते थे वहां के बारे में मशहूर था कि उस बिल्डिंग में कुछ तो गड़बड़ है। कोई कहता था देर रात आवाजें आती है, कोई कहता था कि एक अधमरी हालत में बुरी तरह से बदन पर चोटें लिए एक बच्चे को देखा है उन्होंने। एक रात ऐसे ही बातों बातों में शैलेंद्र और फराज में बहस छिड़ गई। शैलेंद्र ने कहा, तू क्या इतना हीरो बना घूमता रहता है? हाँ, मैंने खुद ना अपनी आंखों से उस बच्चे को देखा है, नहीं देखा होता तो शायद यकीन नहीं करता। फराज, मेरी बात मान, भूत प्रेत सचमुच में होते हैं भाई। फराज ने उसकी बात को हंस के मजाक में उड़ा दिया। शैलेंद्र को अपनी आंखों पर सबसे ज्यादा यकीन था। उसने गुस्से में इधर उधर देखा और फिर जब कुछ नहीं मिला तो अपना रुमाल फराज को देकर बोला, ठीक है तो एक काम कर, छत पर जाकर उस कोने में जहां पर एंटेना लगा हुआ है उसके पोल पर जाके इस रुमाल को बांध दे। मैं भी देखूं कितनी हिम्मत है तेरे अंदर। फराज हंसा और रुमाल हाथ में लेके बड़े घमंड से बोला, मतलब अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये साबित हो जाएगा कि भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। हाँ? शैलेंद्र ने जैसे ही हां कहा, फराज को जैसे पर लग गए हो। तुरंत लिफ्ट की ओर दौड़ा। लिफ्ट खराब थी इसलिए वो सीढ़ियों के रास्ते जाने लगा। 13 माले की बिल्डिंग थी। 2 माले ऊपर जाते ही लगा जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा है। फराज जो कभी डरता नहीं था, उसे जुलाई के महीने में अजीब सी ठंड लगने लगी। वो रुका और उसने पीछे देखा, वहां कोई भी नहीं था। इसके बाद फराज गोली की रफ्तार से ऊपर भागा और छत का दरवाजा खोल के छत पर पहुंचा तो एक आवाज सुनाई दी। फराज ने वक्त बर्बाद नहीं किया, सीधे रुमाल उस पोल पे बांध के नीचे अपने फ्लैट तक पहुंचा ही था कि एक आवाज हुई। फराज की तो जैसे जान ही निकल गई थी। आज दिल ही दिल में फराज इतना तो मान ही गया था कि डर तो उसे भी लगता है। वापस फ्लैट में घुसते ही फराज ने ऐंठन में शैलेंद्र से कहा, भाई मैं तो बांध के आ गया रुमाल, अब तेरी बारी है, तू जाके वापस ले आ वो रुमाल। शैलेंद्र शर्त हार गया था इसलिए चुपचाप छत पे गया और थोड़ी देर के बाद जब वो नीचे आया तो उसके हाथ में कोई रुमाल नहीं था। फराज उसे देख के गुस्सा भी हो रहा था और खुश भी, लेकिन शैलेंद्र उसी पे चिल्ला पड़ा, तू इतना डरपोक है ये नहीं जानता था मैं। इतना बहादुर बनता है और एक रुमाल बांध नहीं पाया। शैलेंद्र की बात खत्म हुई ही थी कि फराज जोर से चीखा। शैलेंद्र ने पूछा, क्या हुआ? तो फराज डरते डरते कांपती उंगलियों से उसके पीछे इशारा करते हुए बोला, वो बच्चा वो तेरे पीछे खड़ा था अभी। इतना बोला ही था फराज ने कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। शैलेंद्र ने दरवाजा खोला
तो वहां कोई नहीं था। थोड़ा आगे सीढ़ियों तक जाके देखा तो भी कोई नहीं था। वापस घर में घुसने को पलटा तो देखा दरवाजे के सामने वही रुमाल पड़ा हुआ था। रुमाल उठा के शैलेंद्र अंदर आया। दरवाजा खुला ही था। फराज और शैलेंद्र आंखें फाड़ फाड़ के उस रुमाल को देख ही रहे थे कि ठीक तभी खिड़की के शीशे पे बाहर से किसी ने दस्तक दी। शैलेंद्र और फराज की आंखें अब और चौड़ी हो गई थी, क्योंकि उनका फ्लैट 7th फ्लोर पे था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और खिड़की पे जो आवाज आ रही थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फराज खिड़की खोलने को उठा, 2 कदम बढ़ाए ही थे, लेकिन फिर शैलेंद्र ने उसके कदमों को रोक दिया। कदम तो रुक गए, पर खिड़की पे खटखटाना नहीं। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और आखिर में खिड़की का शीशा चूर चूर होके पूरे कमरे में फैल गया। दोनों भाग के अंदर के कमरे में जाने को पलटे ही थे कि तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोलने की हिम्मत इस बार दोनों में से किसी में नहीं थी। ध्यान से सुना तो सुनाई दे रहा था बाहर किसी के चलने की आवाज। दरवाजे को खोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद इसलिए दोनों सीधे अंदर के कमरे में भागे और दरवाजा बंद करके एक कोने में बैठ गए। अंदर बैठे बैठे उन्होंने जो सुना उससे उनका हाल और बदतर हो गया। किसी ने घर के मेन दरवाजे को खोला, अंदर आया और अंदर पूरे कमरे में घूमने लगा, लेकिन आवाज कदमों की नहीं थी। आवाज रोलर स्केट्स की थी। शैलेंद्र उठा और दरवाजे पे कान लगा के सुनने लगा। स्केट्स की आवाज कभी आगे आती तो कभी पीछे होती, कभी दूर जाती तो कभी आस पास आती और अचानक आवाज रुक गई। शैलेंद्र कान हटाने ही वाला था कि ऐसा लगा जैसे स्केट्स पहन के कोई तेजी से दरवाजे की तरफ ही आ रहा है और आते आते एकदम से दरवाजा शैलेंद्र के आर पार निकल गया। शैलेंद्र जैसे एकदम से निढाल होके गिरने ही वाला था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। एक गहरी सांस लेके खड़ा हुआ तो एक बार फिर से कमरे में बैठे डरे हुए फराज के बगल से दोबारा वही आवाज आनी शुरू हुई और एक बार फिर शैलेंद्र के आर पार होके वो आवाज वापस बाहर की ओर चली। शैलेंद्र और फराज एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। दोनों की नजरें अपने कमरे के दरवाजे पर जमी थी। शैलेंद्र 2 कदम पीछे आया और अपनी पीठ दरवाजे की तरफ कर ली, लेकिन एक आवाज ने उसे वापस दूसरी तरफ घुमा दिया। पलट के देखा तो दरवाजे के नीचे से एक कागज का टुकड़ा किसी ने सरकाया था, जिस पर लिखा था, प्लीज हेल्प मी। ये देखते ही शैलेंद्र को लगा कि कोई है जिसको मदद चाहिए और उसने दरवाजे को खोल दिया। और दरवाजा खोलते के साथ ही शैलेंद्र को किसी ने एक झटके से खींच लिया बाहर और दरवाजा बहुत जोर से बंद कर दिया। पूरे घर में
मौत जैसा सन्नाटा था। सारा सामान वैसे का वैसे ही पड़ा था। धीमे कदमों से 4 कदम ही आगे बढ़ा था फराज कि कमरे की लाइट चली गई। 1 कदम और बढ़ाया तो एक रोलर स्केट पे पैर पड़ा और फराज जमीन पे गिर पड़ा। गिरते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई, सांसें बिखरने लगी क्योंकि उसकी आंखों के सामने शैलेंद्र की लाश पड़ी थी। फराज एक झटके से चौंक के उठा और जीप से मोबाइल की रोशनी में देखा तो कमरा बिल्कुल ठीक था। ना ही कोई रोलर स्केट था और ना ही कोई लाश। कमरे के फर्श पर कुछ दिखाई दिया तो वो रोलर स्केट्स के निशान थे जो एक तरफ जा रहे थे। फराज उन निशानों के पीछे गया। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते एक जगह जहां पर निशान खत्म हुए वहीं पर फराज भी रुक गया। ये वही खिड़की थी जिसपे खटखटाने की आवाज हुई थी और शीशा चकनाचूर हुआ था। पर गौरतलब बात यह है कि कहीं भी कांच के टुकड़े नहीं थे और खिड़की अपनी जगह पर मौजूद थी। फराज ने खिड़की से झांक के देखा तो शैलेंद्र नीचे खड़ा फराज को नीचे आने का इशारा कर रहा था। फराज की जान में जान आई कि शैलेंद्र ठीक है। वहीं से बोला, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं नीचे। इतना कह के फराज वहां से बाहर की ओर भागा और दौड़ता हुआ नीचे वहीं पहुंचा जहां शैलेंद्र खड़ा था। लेकिन जब पहुंचा तो शैलेंद्र वहां नहीं था। पता नहीं उसे क्या सूझा कि वापस खिड़की की ओर ऊपर देखा। शैलेंद्र खिड़की पे खड़ा वैसे ही फराज को ऊपर आने का इशारा कर रहा था जैसे कुछ देर पहले नीचे खड़े होकर उसे नीचे की ओर आने का इशारा कर रहा था। सीधी बात तो यह थी कि कुछ भी ठीक नहीं था। फराज ऊपर देखता हुआ वहां से भागने की सोच रहा था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर जब उसकी आंख खुली तो एक आवाज उसके कानों में कुछ कह रही थी, बड़ा बहादुर है ना तू, किसी से नहीं डरता। चल उठ, रुमाल बांध। उठना, बांधना रुमाल। आंखें धीरे धीरे खोली तो फराज ने देखा वो उसी कमरे में था जहां वो और शैलेंद्र थे और एक बहुत धीमी सी आवाज उसके कानों में आ रही थी, जो आवाज किसी और की नहीं बल्कि शैलेंद्र की थी। फराज भाई, मुझे निकाल यहां से। फराज तू मुझे सुन रहा है ना? मुझे निकाल यहां से। फराज तू सुन रहा है ना? फराज, मुझे यहां से निकाल लेना भाई, मुझे यहां से निकाल लेना। फराज को इस बात की राहत मिली कि शैलेंद्र ठीक है और जिंदा है। उस आवाज का पीछा करते हुए फराज कमरे से बाहर गया। फराज भाई, फिर गौर से सुन के फ्लैट के बाहर आया और उसी आवाज का पीछा करते हुए एक एक करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। फराज रुकना चाहता था, वो अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन शैलेंद्र की जान का सवाल था। छत पर पहुंचा तो आवाज साफ हुई। मुझे निकाल यहां से। समझ आ रहा था कि आवाज यहीं से आ रही है और इतनी बड़ी छत पे सिर्फ एक स्टोर रूम ही था जहां पर किसी को बंद किया जा सकता था। फराज उसी तरफ पाइप्स के ऊपर से उछलता हुआ और दौड़ता हुआ स्टोर रूम के सामने पहुंचा।
आवाज फराज भाई, अभी भी आ रही थी। मुझे निकाल यहाँ से। फराज ने उस लोहे के दरवाजे की कुंडी को खोलने के बाद वहां जो कुछ भी देखा, उसे देख उसके मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि मैं क्यों छत पर आया। क्योंकि स्टोर रूम के दरवाजे को खोलने के बाद फराज की आंखों के सामने वही बच्चा खड़ा था। स्केट्स की आवाज एक बार फिर से फराज के कानों में पड़ रही थी। उसने छत पर नजर दौड़ाई तो देखा शैलेंद्र वहां खड़ा था। जैसे खुली आंखों से भी बेहोश था वो, बिल्कुल हिलडुल नहीं पा रहा था और स्केट्स की आवाज उसके पास जा रही थी। फराज शैलेंद्र को आवाजें दे रहा था लेकिन शैलेंद्र को शायद कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। स्केट्स की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और शैलेंद्र एक झटके से उछल के छत के नीचे गिरा, जैसे किसी ट्रक ने उसे धक्का मार के हवा में उछाल दिया। फराज दौड़ता हुआ उस कोने में पहुंचा और नीचे शैलेंद्र को गिरता देख चीखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शैलेंद्र की लाश नीचे खून में डूबी पड़ी थी और फराज अपने आप को कोसता हुआ वहीं खड़ा था। रोते रोते उसके कानों में दोबारा एक आवाज आई। वो आवाज काफी तेजी से फराज के पास, बिल्कुल पास, बहुत पास आई और उसके बाद कॉम्प्लेक्स के फर्श पर दो लाशें पड़ी थी, शैलेंद्र की और उसके बगल में फराज की, और ठीक बगल में एक रुमाल पड़ा था जिस पे लिखा था प्लीज हेल्प मी। आज से तकरीबन 4 साल पहले आज ही की तारीख में इस कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े एक डकैती हुई थी, जहां एक बच्ची जिसका नाम था संचिता, वो घर पे अकेली थी। डाकुओं से जूझते हुए वो किसी तरह अपने घर से बाहर निकली और छत तक पहुंची थी, लेकिन डकैतों ने उसका पीछा किया और छत पे वो हेल्प हेल्प की पुकार लगा रही थी, लेकिन शायद उस भरी दोपहर में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। डकैतों ने पीछे से आकर उसे पकड़ा और उसे छत से नीचे फेंक दिया।